नमस्कार नमस्कार। कह रहे हैं कि दिख नहीं रहे हैं, खाली नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं। आ गया मैं। तो चलिए दो तीन बातें मैं बताने वाला हूं। बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में आपको क्या करना है भाई, मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा लगाएं वही आपको बचाने वाला है। अगर कम पढ़ाई हुई है तो ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। नया के चक्कर में रहिएगा, लटक जाइएगा। सीधी बात, आपको जो पढ़ा है उसको रिवीजन करिए फटाफट। तो मैं आपको अब दो दो सेट प्रतिदिन उपलब्ध करा दूंगा। एक सुबह के 8 बजे मिल जाएगा और एक सुबह के 9 बजे, है ना। दो सब्जेक्ट का मैं सब्जेक्ट वाइज आपको उपलब्ध करा दूंगा। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। फटाफट अंदाज में देखते हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी की और भी टेस्ट देख लिए हैं। 3 नंबर तक देख लिया है हमने। आज जो है वो 4 नंबर है ना। कौन सा नंबर है आज भैया? 4 नंबर। देखते हैं फटाफट अंदाज में, समझते भी चलेंगे। चलिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता, देखिए कैबिनेट मिशन में आपको 3 लोग मिलेंगे, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और एक और मिलता है एबी अलेक्जेंडर ना। 3 लोग मिल जाता है। लेकिन अध्यक्षता कह रहा है तो अध्यक्षता करने वाले जो थे वह पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। बात कर ले कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन के बारे में जान लीजिए आप। कैबिनेट मिशन के बारे में आप जान लीजिए, कैबिनेट मिशन भारत आया कब था? ये डेट पूछ देता है। 24 मार्च 24 मार्च को आया था 1946 में। क्लियर? इसके बाद पूछता है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की, है ना। जो रिपोर्ट इसने प्रकाशित की, तो ये रिपोर्ट पूछता है ना। रिपोर्ट जब ये पूछे कि इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की, तो रिपोर्ट बताएंगे कि सर रिपोर्ट तो इसने प्रकाशित की 16 मई को। 16 मई को। भाई क्या घूम रहे हो पीठ पर यार? 16 मई 1946, है ना। ये दोनों आपको याद रखना है। इस तिथि को आया है, इस तिथि को रिपोर्ट प्रकाशित किया है। रिपोर्ट वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, एग्जाम में पूछता है, नोट कर लीजिएगा इसको। आइए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल पर आ गए हम लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है भाई? भारतीय परिषद 1909 का आधार बना था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 में, इसको ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। किसके कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसे कहा जाता है? तो भैया भारत सरकार अधिनियम जो आया है। इससे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, इससे प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ है। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ है, ध्यान देना है। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ है, ठीक ना। इस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, ये सचिव थे, और चेम्सफोर्ड थे वह भारत में वायसराय थे। दोनों चीज आपको याद रखना है। 1919 की ये घटना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, बी ऑप्शन राइट। आइए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। संविधान सभा का सभापति चुना गया, इनके संदर्भ में कुछ है देखना है। सितंबर 1946 में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में? ये जान लीजिए। जब 9 दिसंबर, पहले अच्छे से समझ लेना भाई आप, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब सभापति चुना जाने लगा, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम क्या था? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, याद होगा आपको ना। यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या किया जाता है कि 9 दिसंबर को चुन लिया जाता है इनको सभापति। क्लियर है? लेकिन 2 दिन बाद
यानी कि 11 दिसंबर को, कितने को, 11 दिसंबर 1946 को इनको हटा करके और राजेंद्र प्रसाद को सभापति बना दिया जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को जो बने थे वो अस्थायी बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो बने थे वह अस्थायी बने थे, जबकि ये बनते हैं स्थायी। ये क्या बनते हैं, तो सर ये तो स्थायी बनते हैं, ठीक ना। 11 दिसंबर को तारीख याद रखिएगा, मायने रखता है इसमें, तारीख बहुत ज्यादा, तारीख पूछता है। आइए, भारतीय संविधान के भाग 4, भाग कितना, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है, बिल्कुल वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। सीधा पूछ रहा है आपसे कि भैया ये जो नीति निर्देशक तत्व का जो आपने कॉन्सेप्ट लिया है, यह कहां से लिया है। सीधी सी बात, सीधी बात है, कोई इसमें इफ वट नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां के संविधान से लिया गया है, तो भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक चीज आपको याद रखना है, अगर कभी पूछे कि भाई ये आयरलैंड वालों ने कहां से लिया है, आयरलैंड वालों ने इसको कहां से लिया है, तो आयरलैंड वालों ने बताएंगे कि ये तो स्पेन से इन्होंने लिया है। आयरलैंड वालों ने कहां से लिया है भैया, तो आयरलैंड वालों ने सर स्पेन से लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अमेरिका से लिया गया है, जानते हैं क्या, अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 में आप देखते हैं, अनुच्छेद 61 में आप देखते हैं ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, ये देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है अमेरिका से ही, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। और मैं अगर बात करूं तो मौलिक अधिकार भी लिया गया है ना। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, ठीक। कनाडा से लिया गया है 143, 143 समझते होंगे ही आप लोग, है ना, सभी लोग समझते हैं। नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो समझिए, आप अपना वाला रहने दीजिए। 143 का मतलब कि 143 जो अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये वाला 143। आपके मन में जो चल रहा था वो वाला नहीं, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। आइए, क्योंकि उम्र अभी है ना, चलता है। 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अच्छा, प्रस्तावना में एक बार केवल संशोधन हुआ है और वह हुआ है 1976 में, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कितने शब्द, 3 शब्द। इनके लिए मैं आपको हमेशा से ट्रिक बताता हूं कि 3 शब्द जोड़े गए हैं, उस 3 शब्द को आप याद रखते हैं कि साप जोड़ा गया है, प्रस्तावना में साप जोड़ा गया है। एस फॉर समाजवादी, एस फॉर समाजवादी, ए से अखंडता, पी से पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं ना। तो देखिए तो क्या जोड़ा गया है, प्रजातांत्रिक नो, गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। तो देखिए पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा दी गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया है, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष नहीं प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ये पहले से ही ऑलरेडी है ना। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये आपको ध्यान देना था। 42वें संशोधन एक बार ही संशोधन हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिए। कभी पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है,
तो बताएंगे कि मात्र एक बार। आइए अगला सवाल, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? मतलब कि क्या, गैर नागरिक मतलब कि जो भारत का नहीं है उसको भी मिलेगा। देखिए, ऐसे अनुच्छेद जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है ना, ये पूछता है कि कौन सा विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये अनुच्छेद आप लिख लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक, लेकिन विदेशियों को नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 19 में क्या कहता है कि आप भारत के कहीं भी क्षेत्र में जाके घूम सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन विदेशियों को यह अधिकार नहीं है। उनके लिए नियम फॉलो करने होंगे, अगर वो ऐसा करेंगे तब, है ना, उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे आप जाइए उत्तर प्रदेश में दुकान खोल लीजिए, कोई नहीं बोलेगा, विदेशी आके खोल ले, दिक्कत है, ये नहीं प्राप्त है। देश के किसी भी भाग में आप घूम सकते हैं, आप जाते हैं घूम के चले आते हैं, लेकिन विदेशी जो है वह नहीं घूम सकते हैं, उनके लिए कंडीशंस है। अब आप कहते हैं सर घूमते तो रहते हैं, तो उनके लिए कंडीशंस बना है, अगर वो घूमते हैं तो वो पूरा बाकायदा नियम कानून फॉलो करके आते हैं, सीमित सीमाएं होती है उनके लिए, है ना, कि आप घूमेंगे तो ये जहां भी निर्धारित है वही काम आप करेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं भी चले जाएंगे, दुकान खोल देंगे, व्यापार करने लगेंगे, जमीन खरीद लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो प्रावधान है, उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। संपत्ति भी अर्जित नहीं कर सकते हैं वो विदेशी। क्या कर सकते हैं? संवैधानिक निराकरण। अच्छा, अभी पूछ दे एग्जाम में कि संवैधानिक निराकरण किस अनुच्छेद में, बता पाएंगे क्या? चित्त हो जाएंगे, चित्त। अनुच्छेद 32 आप देखते हैं ना, संवैधानिक उपचार, उसी को निराकरण लिखा गया है। देखिए हिंदी में जब लिख देगा इतना जटिल शब्द ना, अब आप लोग सिपाही की तैयारी करते हैं तो मतलब अगर हाई लेवल का अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। हालांकि इतना ज्यादा कठिन आपको नहीं पढ़ना है, बट एक आध क्वेश्चन आपको जान लेना है। अनुच्छेद 32 मिलता है उनको, क्योंकि हमने लिखा है 15, 16, 19, 29, 30, ये नहीं मिलता है। ये 5 अनुच्छेद याद कर लीजिए जुवा पर, 15, 16, 19, 29 और 30। पहले तो 15, 16 याद कर लेना है शुरुआत वाला, और फिर 29 और 30 याद कर लेना, और बीच में एक 19 घुसेड़ देना है। इतने में माल तैयार हो जाएगा आपका बन के। आइए आए आगे, चलिए। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही तो सीमित है, इसी में तो है, और यह भाग 4 में है। अच्छा, चौथी अनुसूची में नहीं है भैया, यह संविधान के भाग कितने में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद भाई साहब 36 से लेकर के 51 तक जिक्र है। लिया गया है आयरलैंड से, लिया गया है आयरलैंड से, है ना। इसको लागू करने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे मूल अधिकार लागू होना होता है तो आप न्यायालय चले जाते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना तो जान ही रहे हैं आप, प्रस्तावना अलग है प्रस्तावना। चलिए आइए, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? आपको मैं जब भारत का राष्ट्रपति कराया हूं तो उसमें बताया हूं अनुच्छेद 53 के बारे में। क्या बताया हूं? 53 में स्पष्ट लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सीधी बात, कार्यपालिका शक्ति के बारे में कह रहा है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए आइए, तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन पूछ रहा है आपसे। देखिए यहां पर क्वेश्चन को
घुमाए अगर तो ध्यान देना है आपको। अगर पूछे कि अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है भैया लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक। अगर पूछे कि ये बुलाता कौन है, तो बुलाने वाले होते हैं राष्ट्रपति। बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बुलाने के लिए अगर पूछता है कि भैया ये संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है वर्णित, तो 108। लेकिन स्पीकर इसकी अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत करता है, 118(4). क्लियर है। उपराष्ट्रपति आप अनुच्छेद 63 में पढ़ते ही हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद आपको 74 और 75 में मिल जाएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना था। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है कहां से, नोट कर ला बाबू, नोट कर ला, पढ़े में ध्यान लगा ला बच्चा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमको आता है, या किसी भी क्वेश्चन पर, तो वो स्किप करके बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन उसमें जो फैक्ट्स मैं बताता हूं, जो पॉइंट्स मैं बताता हूं, वो तो नहीं पता है ना। समझ रहे हैं। पूरा क्वेश्चन को देखा करो भैया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां में प्रारंभ किया गया, तो राजस्थान में तो किया गया ही है, आंध्र प्रदेश में भी किया गया है। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया। राजस्थान के नागौर, राजस्थान कहाँ, अच्छा ये राजस्थान के नागौर। पंचायती राज से अगर हम चर्चा करें तो आता है संविधान का एक अनुच्छेद है 40। इसमें प्रावधान है ग्राम पंचायतों का गठन। सीधा पूछता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 40। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में यह हुआ था, और इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी उसी वर्ष हुआ था। तो यहां पर भी आपको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष। देखिए, झंडा समिति पूछे तो आंसर करेंगे जेबी कृपलानी। झंडा समिति जेबी कृपलानी। अगर राष्ट्रध्वज तदर्थ पूछे, राष्ट्रध्वज पूछे, तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां क्या पूछा है, झंडा समिति, आंसर क्या होगा, जेबी कृपलानी। प्रारूप समिति से जुड़े थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य, 7 सदस्य। प्रारूप समिति में राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए, तो संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान जो है वो अपने नागरिकों को गारंटी देता है। तो देखिए, गारंटी आपको देता है, अधिकार पूछ रहा है ना, यानी कि आपको मूल अधिकार में चलना है। अमूल अधिकार में जब चलना है तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अनुच्छेद 12 से 35 तक ही सीमित हैं। इससे आगे जाने की कोशिश ना करें आप। अनुच्छेद 12 से 35 तक ही आपको ध्यान देना है। समता या समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो ये तो गारंटी देता है, क्योंकि 12 से 35 के बीच में आ गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आपको देखने को मिलता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो सर ये भी तो आ गया। श्रम का अधिकार, काम करने का अधिकार आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व में मिल सकता है अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो नीति निदेशक तत्व 36 से 51 है ना अनुच्छेद, है, हमको तो 35 तक ही देखना है। तो सर ये तो नहीं होगा। अच्छा, शोषण का अधिकार, ये लग रहा होगा कि हाँ ये बात तो सही है, अनुच्छेद 23 लग रहा होगा ना, या 24। ध्यान दीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण करने का अधिकार नहीं है किसी का। आपको पॉइंट पकड़ना है, पॉइंट क्वेश्चन में, नहीं तो चित्त हो जाओगे भाई 1 और 2 केवल सही है, ये भी सही नहीं है। तो देखिए 1 और 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर रखिएगा दिमाग में एकदम, पढ़िए ऐसा दोबारा ना पढ़ना पड़े। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, ध्यान देना है।
300 है क्या? हाँ, अच्छा, बस इतना ही नहीं, राज्य चुनाव आयोग पूछ दे तब, राज्य चुनाव आयोग अगर पूछ दे, लिख लीजिए, राज्य चुनाव आयोग, यह है अनुच्छेद 243 की, याद रखिएगा, राज्य चुनाव आयोग अगर पूछता है तो 243। क्लियर बा? क्लियर बा सर, आगे चलें। आइए, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निदेशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस प्रश्न में मैं इतना गारंटी लेता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करने वाले हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग गलती ना करें, है ना। हालांकि ज्यादा कठिन तो नहीं है, अगर तुक्का भी मारेंगे तो सही लगा देंगे। 42वां संविधान संशोधन समझिए कि मिनी संविधान बना दिया गया, इसको इतना ज्यादा इसमें संशोधन कर दिया गया और इसमें नीति निदेशक सिद्धांत को श्रेष्ठ बना दिया। कहने लगा कि अगर अनुच्छेद 39 से कुछ प्रभावित होता है तो ऐसे में नीति निदेशक तत्व को ही श्रेष्ठ माना जाएगा, है ना, मूल अधिकार को छोटा माना जाएगा। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है इससे, संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया है 44वें से। बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा? 42वां संविधान। आइए आइए, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? देखिए, दो मेहता जी आते हैं, एक अशोक मेहता जी आ जाते हैं और एक बलवंत राय मेहता जी आ जाते हैं। अशोक और बलवंत, एक का नाम ए से शुरू होता है अशोक, एक का नाम बी से शुरू होता है। देखिए, अगर अल्फाबेटिकली चलें तो ए वाला पहले आना चाहिए था, लेकिन अशोक मेहता आते हैं 1977 में। बी वाला आना चाहिए था बाद में, लेकिन बी वाला आ जाता है पहले, और बी वाले आ जाते हैं 1957 में। 20 साल का गैप है। ए वाले जो हैं, इन्होंने बात किया कि भैया 2 स्तर का होना चाहिए, तो बी वाले कहें कि तुमसे तो ज्यादा हैं हम, मैं करूंगा 3 स्तरीय बात। ये ध्यान रखना है, 3 स्तरीय। 4 स्तरीय तो आपको बंगाल में देखने को मिला है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज या ग्राम पंचायतों का गठन की बात करेंगे आप, तो यह संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 स्तरीय। चलिए, सवाल संख्या अगला, राष्ट्रपति के निधन अथवा त्यागपत्र के बाद कितने महीनों के अंदर या भीतर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए? हमने राष्ट्रपति वाला वीडियो आपको उपलब्ध कराया है, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना है इंडियन पॉलिटी, उसमें आपको संविधान अगर पढ़ना है बेहतरीन तरीके से तो वहां जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हो। हमने बताया है अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 62 कहता है, क्या कहता है? राष्ट्रपति की रिक्ति भरने से संबंधित प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो आप अधिकतम 6 महीने ही उसको खाली रख सकते हैं, 6 महीने के भीतर भरना पड़ेगा। 62 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 6 महीना राइट आंसर हो जाएगा। आइए चले आगे, चलिए, खाली बोलते हैं चले आगे, खड़े यहीं पर हैं। क्वेश्चन चलते हैं आगे। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्य में महाधिवक्ता होता है, केंद्र में होता है महान्यायवादी। महाधिवक्ता पूछता है तो बताएंगे कि भैया ये राज्यपाल नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 उल्लेख करता है। महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 76 उल्लेख करता है। महान्यायवादी के लिए, दोनों में बता रहा हूं। महाधिवक्ता का कार्यकाल का मतलब उल्लेख नहीं है कि कितना कार्यकाल होगा, इसलिए इनको नियुक्त करते हैं राज्यपाल, हटा भी देते हैं राज्यपाल महाधिवक्ता को, है ना। महान्यायवादी में राष्ट्रपति का होता है। चलिए आइए तो आगे,
देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है या अंतर्निहित है? अनुच्छेद 13 आप पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है और यही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी देता है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। आप जानते ही होंगे कि अनुच्छेद 368 जो है सर, यह संविधान में क्या है भैया? अमेंडमेंट, संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति आपको क्षमा दे सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन। यह संयुक्त अधिवेशन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, यह भी आपको ध्यान देना है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना था। आइए, नहीं समझ पा रहे हैं, समझ जाएंगे। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है। रीट, मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो रीट जारी किया जा सकता है। जिला न्यायालय के द्वारा? नो वे, नहीं। राष्ट्रपति रीट जारी करते हैं? कभी नहीं किए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा करता है और हाई कोर्ट भी करता है। इसके लिए अनुच्छेद 226 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रीट जारी करने की शक्ति इनको प्राप्त है। क्लियर बा? क्लियर बा। आइए अगला सवाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है क्या? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल। पूछता है शून्यकाल देन है, तो शून्यकाल जो देन है ना, वह भारत की ही देन है। किसकी देन है? भारत की। शून्यकाल 1962 से प्रचलन में है। ठीक, शून्यकाल 1962 से प्रचलन में है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 20 है ना, 21 है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने बोला था भाई कि संविधान सभा तो पूरा कांग्रेस ही थी और वही भारत भी था? यह ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ऑस्टिन ने। ध्यान रखिए, स्टेटमेंट है ये। आइए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति को कौन चुनता है भैया? केवल राज्यसभा वाले चुन देंगे? राष्ट्रपति के लिए तो आपको मैं बताया हूं ना, बिल्लो रानी। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब मिलाइए, केवल राज्यसभा नहीं, केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्यों की विधानसभा और लोकसभा नहीं, राज्यसभा, देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जो बिल्लो रानी है ना, इतना आपको क्लियर कॉन्सेप्ट करा देगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, गलत नहीं होगा आपका। बिल्लो रानी याद रखिएगा बस। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया है? तो देखिए, जिस स्रोत से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है उसने 8 बार दिया है। कितना बार? 8 बार दिया है। राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 355 ना, 355 लगता है, 56 लगता है। 352 में है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। 360 में है वित्तीय आपातकाल, है ना, वित्तीय आपातकाल। एक और है अनुच्छेद 365 भी है, ये भी राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है। 356 और 365, ये भी 365 भी है, राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित, है ना। दिमाग में रखिएगा इसको भी। आइए,
बिहार लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया? यह जानते हैं? आया तो है 1949 को। तारीख मैं जब आपको बताऊंगा, तो आप कहेंगे गजब, ये मूर्ख दिवस। अप्रैल फूल जिस दिन होता है, अब बताइए अप्रैल फूल किस दिन होता है? सर 1 अप्रैल। तो बताइए ये मूर्ख दिवस के दिन क्या बताया जाए? मूर्ख दिवस 1949 को या 1 अप्रैल 1949 को जो है, मतलब जिस दिन मूर्ख दिवस होता है उसी दिन इसकी स्थापना हुई है ना? तो हाँ, 24 ही प्रश्न रह गए क्या? चलिए एक प्रश्न भी कट गया इसमें से, कोई बात नहीं। 24 प्रश्न थे भारतीय संविधान के बिहार पुलिस के लिए। बहुत ही मजेदार प्रश्न थे और डिटेल में मैं कराया भी हूं इसको। तो चलिए वीडियो को समाप्त करिए। नेक्स्ट वीडियो आपका साइंस का मिल जाएगा, उसके लिए बने रहिए। नमस्कार।